तो सेंटेंस की मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ। इससे अच्छी कोई डेफिनेशन आई डोंट थिंक कि इससे अच्छी कोई डेफिनेशन हो सकती है सेंटेंस की। ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छी डेफिनेशन होगी एक सेंटेंस की। ओके, तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस बहुत सिंपल है, ठीक है, इससे बड़ी कोई सेंटेंस की डेफिनेशन नहीं है। और ये जो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, यही डेफिनेशन आपको हो सकता है एक बुक है रेनन मार्टिन, उसके अंदर मिल जाए, रेनन मर्फी के अंदर भी आपको इस सेंटेंस की डेफिनेशन मिल जाए। तो क्या है सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये तो अब सबको पता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आगे जो आप सुने इसको, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस। ठीक है, जो आपको सेंस भी दे, ठीक है ना, और मीनिंग। तो ये सेंस और मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये हो गया हमारा सेंटेंस की डेफिनेशन। ओके, ओके गाइस, तो सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस और मीनिंग। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है सेंटेंस, मगर आपको जो कंप्लीट सेंस या मीनिंग है। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था वर्ड्स, वर्ड का स्ट्रक्चर, वर्ड्स किस तरीके से बनाते हैं, अफिक्स के थ्रू कैसे बनाते हैं, सफिक्स के थ्रू कैसे बनाते हैं। हमने डीप अंडरस्टैंडिंग की थी वर्ड की, ठीक है ना। वर्ड किस तरीके से नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, किस तरीके से वो एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब से काम करता है, वो भी हमने उसको हमने पढ़ा। फिर ग्रामर वाले में तो हमने फिर उसको और डिप्थ में पढ़ा वर्ड के बारे में, दैट्स अनदर थिंग। बट यहाँ पे वर्ड्स जब जब अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं तो वर्ड बनाते हैं, फिर अ ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होते हैं जो आपको सेंस दे और मीनिंग दे, फिर वो हो जाता है सेंटेंस। अब सेंटेंस की भी कैटेगरी है, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। फ्रेजेस में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, बहुत ये एक लेंदी जो है ना टॉपिक है पूरा का पूरा। मगर इस चीज़ को हम कवर करेंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कमीशन में आ सकती है, जो हमारी सी एस एस, पी एम एस, एफ पी एस या हमारे एग्जाम्स में हमें काम आ सकती है, जो हमारी राइटिंग स्किल्स में जो हमें काम आ सकती है, रीडिंग में हमें काम आ सकती हैं, वो सब इंशाल्लाह कल उसके बारे में हम डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इस सारे टॉपिक की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मगर वो चीज़ हमारी कल होगी। आज जस्ट हम इसको थोड़ा सा बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग टू द सेंटेंस, वो हम क्लियर कर लें, ताकि फिर हमें कल जो है जब हम डीपली उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो उसे समझने में। ओके, सो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस या मीनिंग दे, उसे ही हम सेंटेंस कहेंगे। ओके, कंप्लीट सेंस दे, ठीक है, ऐसे नहीं कि वो डिपेंडेड हो तो फिर वो हाफ सेंटेंस होगा, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा वो। चलें, द कोर कंपोनेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपको पता है सेंटेंस जो होता है ना, कंप्लीट सेंटेंस जो होता है, मोस्टली 99% या 95% आप कह सकते हैं वो इन तीन चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो काफ़ी दफ़ा कंप्लीट सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट भी बनता है, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो सम टाइम बनता है, सम टाइम जो है हम नहीं भी बनाते हैं, बट जो उसके कोर कंपोनेंट हैं एक सेंटेंस के, वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ही एग्जांपल यूज़ की है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो द डेफिनेशन, ठीक है ना, द स्टार ऑफ द सेंटेंस, द वन डूइंग द एक्शन और बीइंग टॉक अबाउट। सब्जेक्ट की डेफिनेशन है, सब्जेक्ट वो कंपोनेंट होता है एक सेंटेंस के अंदर, वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसके बारे में पूरा का पूरा सेंटेंस बात कर रहा होता है। तो पहली तो सबसे बड़ी निशानी जो है वो सब्जेक्ट की यही होती है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसे माइंड में रखें, ठीक है, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में बात, अगर सेंटेंस किसी के बारे में बात कर रहा है यानी बीइंग टॉक अबाउट, यानी अगर उस जिसके बारे में बात हो रही हो एक सेंटेंस में, तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। इस चीज को आपने जहन में रखना है। या जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो उसे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस के अंदर। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ी कि एक तो वो जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा हो, ठीक है ना, पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा प्रीडिकेट बात कर रहा हूँ। प्रीडिकेट यानी
नाउन के सब्जेक्ट के अलावा जो भी उसे प्रीडिकेट करते हैं, चाहे वो वर्ब हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, वो सब प्रीडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट प्रीडिकेट दो पार्ट होता है सेंटेंस का। ओके, तो सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहा हो वो हमारा होता है सब्जेक्ट, या जो काम कर रहा हो सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिए, यही एग्जांपल मैंने तीनों से नीचे ऑब्जेक्ट में भी लिए, वर्ब में भी लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कैट ड्रिंक्स मिल्क, जो बिल्ली है वो दूध पीती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्शन पीने का जो है कौन परफॉर्म कर रहा है, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो एक्शन परफॉर्म करे वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। चले भाई, जो कैट है आपकी ये हो गई सब्जेक्ट। या ड्रिंक्स मिल्क, दूध पीती है, तो ये किसके बारे में बात हो रही है? जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है। जाहिर सी बात है, कौन पीता है भाई? भाई केट पीती है। तो हमने ये भी बात पढ़ी थी कि जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस बात कर रहा हो वो जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट इज द प्रोटोगनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर। ओके, दिस द थिंग सब्जेक्ट डू, तो हमेशा यही काम करता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही हो या जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो वो सब्जेक्ट होता है मोस्टली। डिप्थ में हम सब्जेक्ट्स के बारे में भी इंशाल्लाह कल ही बात करेंगे। ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में आपको दे दूं ताकि आपको कुछ बात समझ में आ जाए। देखिए, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिलीव मी उनको फ़ायदा होगा। सिर्फ यहाँ फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आगे भी फ़ायदा होगा। बाकी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग के जो ना उस पर डिपेंड हो रहे हैं, तो उनके लिए फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन के अंदर इंशाल्लाह उन स्टूडेंट से भी जो है ना कंसल्ट करूँगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद ये है कि हम देखेंगे कि अगर स्टूडेंट्स विलिंग है तो अच्छी बात है, नहीं तो अल्लाह हाफिज़ कहेंगे उन्हें। Okay, because I don't want to waste my time on others, because I have a lot of works, a lot of things need to do. Okay, relation to part of speech, मैंने आपको पहले ही बताया था सब्जेक्ट का रिलेशन होता है। जो सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, अभी अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई। और यही ऑब्जेक्ट का भी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ओके, कोई नाम होगा या कोई प्रोनाउन होगा। ओके, वर्ब के बारे में बात करते हैं। आपको पता है वर्ब द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। कोई सेंटेंस के अंदर हालत बयान हो रही हो, जैसे कि ही इज स्लीपिंग, तो स्लीप सोना ये भी एक स्टेट है। या मिसाल के तौर पे ही इज रिच, वो अमीर है यानी स्टेट है, हालत। फिर इज, आई एम, आर स्टेट नहीं है, ठीक है। वाज वर ये स्टेट है। खाली अगर आएंगे ना तो स्टेट होंगे। अगर मैं इनके साथ कोई मेन वर्ब लगा दूं, जैसे ही वाज फाइटिंग, तो अब ये फाइटिंग एक जो है वो एक्शन वर्ब आ गया। ओके, तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो वर्ब होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। तो अब यहाँ पे जो सेंटेंस है कि द कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। कर कौन रहा है ये तो हमने सब्जेक्ट में पढ़ लिया था, मगर एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है? तो यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो हो रहा है ड्रिंक्स, वो हो रहा है पीने का। तो जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो सेंटेंस के अंदर, उस एक्शन को हम कहते हैं वर्ब। ये चीज आप याद रखें, ठीक है। सेकंड चीज हमारी हो गई। ओके, थर्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द वन वो रिसीविंग द एंड ऑफ एक्शन। देखें, ये बात मैंने पहले भी समझाई थी कि वर्ब जिस पे काम कर रहा हो, वर्ब से जिस पे डायरेक्टली अटैक हो रहा हो, वर्ब का जो एक्शन है जिस पे डायरेक्टली परफॉर्म हो रहा हो, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली जिस वर्ड पे आ रहा हो, वो वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक वर्ब है जुमले के अंदर, ठीक है, मिसाल के तौर पे द कैट ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है ना, तो आप मुझे बताएं जो पी रही है वो क्या पी रही है? तो ये एक्शन किसके ऊपर पड़ रहा है? तो ये मिल्क के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? ठीक है ना, पी तो कैट रही है मगर पी क्या रही है? ये वाला एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? ये जो रिसीव करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। ओके, आई एम राइटिंग पोएट्री, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? ठीक है ना, लिख तो मैं रहा हूँ मगर क्या लिख रहा हूँ? ठीक है ना। या मिसाल के तौर पे द बॉय किक्स, ठीक है ना, द बॉय किक्स द बॉल, ठीक है ना, जो लड़का है वो बॉल को किक मारता है। तो अब मुझे बताएं मारा किसने? जिसने मारा, जिसने एक्शन परफॉर्म किया, जिस शख्स ने परफॉर्म किया, वो तो हुआ सब्जेक्ट बॉय। एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? किक मारने का, वो हो गया वर्ब। ये रिसीव कौन कर रहा है? ये एक्शन मिल किसको रहा है? ठीक है ना, कर कौन रहा है वो तो हमने पढ़ लिया, मिल किसको रहा है? तो जिसको वो एक्शन रिसीव हो रहा हो वो हमारा हमेशा
ऑब्जेक्ट होता है। इस चीज को अपने माइंड में याद रखना है अच्छे से। ओके, द रिसीविंग ऑफ एन एक्शन और व्हाट और वूम द एक्शन इज डायरेक्टली टूवर्ड्स, जिसकी तरफ वो एक्शन जा रहा हो या जिस पे जुमला काम कर रहा हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस में जो है रिसीव, जो पीने का जो काम है वो कौन रिसीव कर रहा है, ठीक है, पी तो केट रही है, मगर क्या पी रही है, किसके ऊपर हो रहा है, मिल्क के ऊपर हो रहा है। ओके, सो मिल्क इज अवर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करे या सेंटेंस जिसके बारे में बात करे वो सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा हो, जो मूवमेंट हो रही हो, जो एक्शन हो रहा हो, वो एक्शन वर्ब होता है। और वो एक्शन किस चीज के ऊपर काम कर रहा है या उस वर्ब का जो उस वर्ब का जो एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है। या आप पहले सेंटेंस जिसके ऊपर काम कर रहा है, डिपेंड नहीं बट काम कर रहा है। ये वर्ब जो ना जिसके ऊपर जो ना जोर दे रहा है, या वर्ब का डायरेक्टली इफेक्ट जिस पे पड़ रहा है। ये हमने बात लास्ट हमने पढ़ी थी, आई थिंक ग्रामर के अंदर ही हमने ये चीज़ पढ़ी थी आई थिंक। ओके, या पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ी थी। तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है खासतौर पे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या हमारे पास वो होता है सिंपली प्रोनाउन। ओके, नाउन या प्रोनाउन, ये हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस, द कैट सब्जेक्ट हो गया, चेज्ड चेज कर रही है, वर्ब किसको चेज कर रही है, माउस, ठीक है ना। तो ये देखें काम कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया, क्या काम हो रहा है, वर्ब, ठीक है ना, किस पे हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। कि यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। देखिए ये सेंटेंस है जो आपने लिखा है ना तस्लीम, जो आपने लिखा है सिट डाउन, इधर सब्जेक्ट नहीं है तो ये फ्रेज होगा या सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस ही। मगर देखें ये जो सेंटेंस है, इसे सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट है यू, ठीक है ना, हम किसको कह रहे होते हैं, सामने वाले को ही कह रहे होते हैं, मगर क्या है कि यू को हम हाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। यू सिट डाउन हम यही कहते हैं, ठीक है ना, आप बैठ जाएं, ये सिट डाउन जिसको भी आप कहेंगे आप सेकंड पर्सन को कहेंगे, आप सामने वाले को कहेंगे। और सेकंड पर्सन हमेशा हमारे पास प्रोनाउन में क्या होता है, यू होता है, ठीक है। मगर वो यू हम लिखते नहीं है, इसीलिए इसको एज ए सेंटेंस कंसीडर किया जाता है। ये इंपेरेटिव कैटेगरी है सेंटेंस की, उसमें आता है। आ गया समझ में? जी जी जी, फ्रेज और सेंटेंस में ये फर्क होता है। जी जी, जो फ्रेज होता है और जो सेंटेंस होता है, देखिए सेंटेंस जो होता है मोस्टली उसमें हमारे पास सब्जेक्ट या वर्ब होगा या वर्ब या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। मोस्टली ये हमारे पास होता है। एक सेंटेंस में हमारे पास सेंटेंस कहता है कंप्लीट सेंस देता है, एक फ्रेज हमारे पास जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं लिख दूं बस सिट डाउन ऐसे ही, अब लोग इसको समझ नहीं पाएंगे कि भाई किसको कह रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, एक सेंटेंस जब लिखते हैं तो वो एक कंप्लीट आपको सेंस देता है। मगर जब आप एक फ्रेज लिखते हो, जैसे कि इन द कॉर्नर में लास्ट टाइम बताया था, या ऑन द वॉल, ठीक है, ऑन द वॉल, अब दीवार पर, अब ये एक फ्रेज है मगर अब ये सेंस नहीं दे रहा, तो मोस्टली फ्रेज में वर्ब भी नहीं आता। मोस्टली जितने आप फर्स्ट फ्रेज देखोगे तो उनमें वर्ब आता भी नहीं है। तो ये एक हम डिफरेंस देख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था ये जो हमारी क्लास है ख़ास तौर पे कि सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में जो हमारा बेसिक पर्सपेक्टिव है उस चीज़ को हम थोड़ा क्लियर करेंगे। तो ये चीज़ है। वेरी गुड, सिट डाउन बी होगा लाइक इफ़ वी रिफर टू शी और ही, जी बिल्कुल, बट मोस्टली हम सिट डाउन कहते किसको हैं, ठीक है। ये चीज़ देखें ना, आप जिससे बात करोगे वो आप कहोगे ना सिट डाउन, किसी को तो कहोगे आप, अब जाहिर सी बात है आप जिसको कहोगे, जिसको भी हम बात कहते हैं जो करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, आई या वी। मगर जिसको हम कहते हैं वो हमारे लिए सेकंड पर्सन होता है क्योंकि हम उससे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आप किसी भी थर्ड पर्सन को सिट डाउन नहीं कह सकते, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते सिट डाउन, वो थर्ड पर्सन, तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप उससे बात नहीं कर रहे, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं उसमें यू बस हम नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट उसको करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। नहीं नहीं, ये सेंटेंस है,
मिसबा ये सेंटेंस है, द डोर इज क्लोज्ड ये एक सेंटेंस है। अब देखें मसला ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आए, ये मैंने ऊपर बात की थी, ठीक है। देखें एक सेंटेंस मोस्टली जब हम एक कंप्लीट सेंटेंस जब हम अक्सर कहते हैं तो उसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्ट आता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए, क्योंकि जितने भी हम पैसिव वॉइस देखते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी ये कि मैं आपको कल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जो हमारी डीपली एनालिसिस क्लास है वो हमारी कल है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मैं जो ना आपको जस्ट बेसिक बेसिक पर्सपेक्टिव समझाता हूँ, क्योंकि वी हैव आल्सो अदर स्टूडेंट्स एज वेल। तो उस हिसाब से हमने लेके चलना है इसको। जो बिल्कुल इसकी डिप्थ है, एक एनालिसिस ऑफ इंग्लिश है, उसके बारे में इंशाल्लाह हम कल डीपली स्टडी करेंगे, इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। आई नो कि एक बुक मैंने पढ़ी थी इंग्लिश एनालिसिस के नाम से ही थी, बहुत अच्छी बुक है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप लाजमी पढ़िएगा। उस बुक का नाम है मेड एनालिसिस मेड इजी बाय अफजल अनवर मुफ्ती, जिनकी बुक है टेंसेस मेड इजी, एक्टिव पैसिव मेड इजी, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन मेड इजी, उन्हीं की एक बुक आती है एनालिसिस मेड इजी, वो आप लाजमी पढ़िएगा। तो आपको ना और डेप्थ में समझ में आ जाएगी बात। मैं तो इंशाल्लाह कल सारे एस्पेक्ट जो एनालिसिस के उनको कवर करने की कोशिश करूँगा कल। बट ये कि आप अगर मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं तो वो एनालिसिस की बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको मिल जाती है वेल एंड गुड, ट्राई इट, बहुत अच्छी बुक है। मैं उसका नाम भी लिख देता हूँ, एनालिसिस मेड इजी, ठीक है। जी बताएं। हम्म, उसको आप क्लोज कह सकते हैं, फ्रेज नहीं कह सकते। क्लोज जो होता है, क्लोज दो किस्म के होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। क्लोज समझ लो एक सेंटेंस की फॉर्म होती है। अब उसमें ये होता है कि क्लोज जो होता है वो ज़्यादातर सब्जेक्ट और वर्ब पे डिपेंड होता है, या वर्ब और सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, या वर्ब और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, इस तरीके से होता है। मैं आपको उसकी सिंपल सी एग्जांपल ये देता हूँ कि जिस मिसाल के तौर पे आई हैव अ वॉच, ठीक है, मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है। अब ये बात मुकम्मल हो गई, अब इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। मगर अब ये बात मुकम्मल हो गई ना, आप कहेंगे ये क्लोज है और ये है इनडिपेंडेंट क्लोज, यानी ये विदाउट एनी डिपेंडेंस अपनी बात पूरी कर रहा है। पर अगर मैं एक और जुमला जोड़ता हूं कि विच इज मेड ऑफ गोल्ड, आई हैव अ वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है, ठीक है ना। अब मसला ये है कि अगर मैं ये लिखूं विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है, अब ये सेंटेंस तो हमें दिख रहा है इसमें कुछ ग्रुप वर्ड्स है, मगर ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो इसे हम कहेंगे ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये क्लोज है। और क्लोज भी कौन सा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट क्लोज है, यानी अपनी बात पूरी नहीं कर सकता। ये मैं यही लिखता हूँ टेक्स्ट में, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ओके, देखें, आई हैव अ वॉच विच इज, चले मैं इधर लिख देता हूँ इस स्क्रीन पे ही, ताकि आप सारे स्टूडेंट्स को दिख जाए। ओके, यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास चले अब ग्रुप ऑफ सेंटेंस है ना, इसी को हम चेंज करते हैं। एक मेरे पास एक सेंटेंस है, आई हैव अ वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अगर मैं ये सेंटेंस मिसाल के तौर पे इतना लेता हूँ, ठीक है, तो अब देखें मैं अगर कहूँ आई हैव अ वॉच, मेरे पास घड़ी है, अब बात तो मेरी पूरी हो गई ना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये तो बात मेरी मुकम्मल हो रही है कि आई हैव अ वॉच, मेरे पास घड़ी है, खत्म बात। तो ये बात हुई मुकम्मल, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जब सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो सेंटेंस में क्लोज होते हैं, तो ये कंप्लीट क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। एक ऐसा सेंटेंस है जो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, अपनी बात मुकम्मल पूरी कर रहा है। मगर अगर मैं मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस अलग करूं, ठीक है ना, इसको हम पढ़ते हैं बिल्कुल अलग, ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसको पढ़ते हैं हम बिल्कुल अलग। अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है, अगर मैं आपको इतना पढ़ाऊँ कि भाई मैं आपको एक दिन मिलता हूँ, मैं कहता हूँ विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है, आप कहोगे क्या सोने की बनी है, यानी ये जो सेंटेंस है ये अनकम्प्लीट है, इसको अपनी बात पूरी करने के लिए एक और सेंटेंस की जरूरत है। तो आई हैव अ वॉच ये एक और सेंटेंस है, समझ लें।
तो ये एक और क्लोज सेंटेंस नहीं है, क्लोज है, ठीक है, सेंटेंस तो एक ही होता है, तो ये एक और क्लोज है। तो ये जो क्लोज है ये आई हैव अ वॉच, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, मगर इसके आने से क्या हुआ, आपका जो दूसरा सेंटेंस है विच इज मेड ऑफ, विच जो आपका दूसरा क्लोज है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, वो मुकम्मल हो जाता है, उसकी बात मुकम्मल हो जाती है। तो मेरे पास एक घड़ी है जो सोने की बनी, अब बात मुकम्मल हो गई। तो ये जो विच इज मेड ऑफ गोल्ड जो था, ये किस पे डिपेंडेंट था, ये डिपेंडेंट था आई हैव अ वॉच पे। अगर आई हैव अ वॉच नहीं आता तो ये अपनी बात पूरी नहीं कर पाता, मगर आई हैव अ वॉच अकेला भी आ सकता है। अब बताओ, अगर मैं हटा दूं आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, बात तो मेरी पूरी होगी ना। तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। क्लोज कहते हैं अ टाइप ऑफ सेंटेंस को। ओके, समझ में आ गया आपको? अगर नहीं भी, जी देखें, हाँ अगर नहीं भी समझ में आया ना, तो कल हमारी जो डीपली एनालिसिस क्लास होगी ना, तो ये चीज़ें मैंने आपको कल समझानी थी, A to Z, क्लॉजेज, फ्रेजेस, ताकि ये कल के लिए हम रखें। आज हमारे पास जो टाइम है उसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी कंप्लीट कर लें। चलें, ये हमारा हो गया आज का, राइट। ओके, कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे सेंटेंस पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा समझना है। जी, अगर किसी को पता है तो वो बता सकता है। जी, वेरी गुड, सब्जेक्ट के लिहाज से हमें वर्ब लगाना होता है, वेरी वेरी गुड, यही बात है। देखें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब उस हिसाब से आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब फिर उस हिसाब से आएगा। आपने अक्सर प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ा होगा, तो उसमें एस लगता है वर्ब के अंदर। वो तब लगता है जब उसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है। जब उसका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप एस नहीं लगाते हो। अक्सर आपने पढ़ा होगा ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक, पर आपने कभी भी ये नहीं पढ़ा होगा यू रीड्स बुक या दे रीड्स बुक, नहीं। क्यों? क्योंकि यू दे जो है वो प्लूरल है। ही शी इट आई, आई को छोड़ दें, ही शी इट ये क्या है, ये सिंगुलर है, या कोई सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, बॉय स्टूडेंट। मगर बॉयज और स्टूडेंट्स प्लूरल होंगे तो फिर वर्ब में एस नहीं आएगा। तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी, जी जी, बिल्कुल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अवर सेंटेंस सुपर हीरोज, ठीक है ना, ये हमारे सेंटेंस के सुपर हीरोज होते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब्स नीड टू टीम अप, इन दोनों को जरूरत होती है तभी सेंटेंस बनता है। दे हैव टू एग्री नंबर लाइक गुड बडीज, ठीक है ना, ये मैंने इस तरीके से लिखा है थोड़ा सा जना, ताकि आपको भी मजा आए इसमें पढ़ने से। ओके, रूल नंबर 1, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज प्लूरल। ये आपका रूल नंबर 1 है, सिंपली यही, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे द डॉग, अब सिंगुलर है इसलिए मैंने लिखा एस, बाक्स, ठीक है ना। डॉग है वो बाक करता है, भौंकता है लाउडली, ठीक है ना। मगर यहाँ पे कैट्स, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा हैं बिल्लियाँ, तो फिर मैंने जस्ट क्या किया, उसमें एस नहीं लगाया पुर में, ठीक है ना। या मिसाल के तौर पे द कैट ड्रिंक मिल्क, अब देखें हमने ऊपर ड्रिंक्स लिखा था मगर यहाँ पे हम ड्रिंक लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है उसमें जो कैट्स में बहुत ज़्यादा है, एक होती तो मैं यहाँ एस लगा देता। और ये रूल है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का। ओके, द रिलेशन टू पार्ट ऑफ स्पीच, शी pronoun writes verb beautifully, pronouns can be co-leaders as subject। ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपली यही है कि मिसाल के तौर पे अगर आप फॉर एग्जांपल पास्ट कंटिन्यूस लिख रहे हैं तो फिर आप ही शी इट के साथ वाज लिखेंगे, वर नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से वर जो है वो आप दे यू वी के साथ लिखेंगे। यही चीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अगर आप सब्जेक्ट के हिसाब से उसके वर्ब लिखेंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे,
तभी वो आपको सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देगा। ये चीज़ आपने फिर पढ़ी होगी ग्रामर के अंदर। बट एकेडमिक राइटिंग में हम जस्ट क्योंकि सेंटेंस लिख रहे हैं इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको टेंस तो इसमें मुश्किल पढ़ाऊंगा, टेंस इसका काम नहीं है, टेंस तो ग्रामर का काम है। तो इतनी तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो कि आपको टेंस वगैरह चीज़ें सारी चीज़ें आती हो। चले, सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्डिंग। सिंपल सेंटेंस तो आपको पता है, सिंपल सेंटेंस में हमें क्या चाहिए होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है बिल्कुल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ओके, सब्जेक्ट वर्ब भी सेंटेंस हो सकता है, वर्ब ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस बन सकता है। जैसे अंपेरेटिव अभी मेरे ख्याल में तस्लीम ने मिसबा ने सेंड किया था, तो उस वो था वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, सिट डाउन, गो देयर, कम हेयर। अक्सर हम बोलते हैं ना, ब्रिंग ग्लास, ठीक है ना, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना, अ कप ऑफ टी, ठीक है ना। ओके, ब्रिंग, लाना। ओके, अब ये क्या है, सन सब्जेक्ट, शाइन्स चमकना, शी रीड्स अ बुक। ओके, शी सब्जेक्ट हो गया, रीड वर्ब हो गया, और बुक जो ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। तो ये होता है एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, यही होता है सिंपल सेंटेंस जो भी आप बनाओगे। और अक्सर हमें यही सजेस्ट किया जाता है, हमारे जो टीचर्स हैं, जो जिन्होंने CSS पास आउट किया है, या जिन्होंने अटैम्प्ट दिए हैं, या जितने बड़े बड़े जितने भी हम क्वालिफायर जितने भी देखते हैं, वो हमें यही सजेस्ट करते हैं मोस्टली कि जो आपके सेंटेंसेस हों वो सिंपल होने चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी इस पे ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट था इंग्लिश लिटरेचर का, सिंध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। जब उन्होंने क्वालिफाई किया तो उन्होंने CSS का एक एग्ज़ाम दिया, और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश थी उनकी। और उन्होंने सारे सब्जेक्ट पास किए, मगर इंग्लिश ऐसे में वो फेल हो गए। देखें, वो स्टूडेंट जो गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर, जिसके ऐसे की हर टीचर तारीफ करता था, कितना अच्छा ऐसे लिख रहा है, बड़े बड़े प्रोफेसर तारीफ करते थे, मगर वो फेल हो जाता है CSS के एग्जाम के ऐसे में। बट क्योंकि उनके लिंक अच्छे होते हैं, तो वो अपने फादर के थ्रू, उनके फादर जो है ना वो पार्लियामेंट में है ना, तो अपने फादर के थ्रू क्या करते हैं, कांटेक्ट निकालते हैं, और उस टीचर के पास इस्लामाबाद में पहुंच जाते हैं। क्योंकि इजीली तो पता भी नहीं चलता कि किस टीचर ने चेक किया है। तो टीचर किसी न किसी तरीके से टीचर के पास पहुंचते हैं, और उनसे फिर जो है पूछते हैं कि आपने मुझे फेल क्यों किया। तो वो कहता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपने जो लिखा है बहुत अच्छा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि आपकी इंग्लिश पढ़ने के लिए, जब मैं आपका एग्जाम चेक कर रहा था, आपका जब पेपर में चेक कर रहा था ऐसे का, तो मुझे भी डिक्शनरी निकालनी पड़ गई। मुझे भी कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो नहीं आए। तो होता ये है कि अगर हम आपको पास कर दें, कल आपको जो है ना हम कमिश्नर बना दें, आपको जो है हम ASP बना दें, जो आप नोटिस निकालोगे पब्लिक के लिए, उसके अंदर तो आपकी इंग्लिश और टफ होगी, तो वो तो पब्लिक को समझ में आएगा नहीं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए, क्योंकि आप तो आम आवाम के लिए काम कर रहे हो ना, तो सिविल सिविल सर्वेंट है आप तो इस वजह से फिर उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया, और फिर उन्होंने CSS क्वालिफाई किया। और द थिंग इज डेट कि उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि देखिए, मैंने लिखा था कि ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स कितने मुश्किल होने चाहिए, ठीक है ना, या बात कितनी गहरी होनी चाहिए, ये नहीं, ठीक है ना। वर्ड कितने सिंपल होने चाहिए और बात कितनी ज़रूरी होनी चाहिए, ये मैटर करता है इसके अंदर, कि आपके वर्ड सिंपल हो और आपकी जो बात हो वो ज़रूरी बात आप कर रहे हो ऐसे के अंदर, जो एग्जामिनर हो वो पढ़े तो उसको पता लगे कि हाँ यू आर राइटिंग गुड। और सबसे बड़ी मैटर करता है कि आपकी जो राइटिंग इतनी अट्रैक्टिव हो, इतनी अच्छी हो। राइटिंग, हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा, CSS में हैंड राइटिंग की कोई वैल्यू नहीं है, ये चीज़ याद रखना। बस इतनी हो कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। इतना टाइम भी नहीं मिलता कि हैंड राइटिंग आप लिखें 3 घंटे के अंदर, जो है आप 2500 या 3000 वर्ड का ऐसे आप लिख रहे हैं, सो वो मैटर नहीं करता है इतना, ठीक है ना, कि हैंड राइटिंग आपकी हो। टाइम मैटर करता है, स्किल्स, राइटिंग स्किल्स मैटर करती हैं। तो हैंड राइटिंग अच्छी है, इट्स गुड। ये एक आपको अच्छा एडवांटेज होगा। यूनिवर्सिटी में टीचर्स अक्सर ज़्यादातर हैंड राइटिंग पे जो है ना डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो द थिंग इज डेट कि आपका टाइम जो है ना वो मैटर करता है CSS में। ओके, सो तो हम जितना सिंपल लिखें उतना ज़्यादा बेटर है, मगर इतना भी सिंपल नहीं कि जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा था कैटरिंग्स मिल्क, इतना भी आपने सिंपल नहीं लिखना। थोड़ा सा आपने इसको अच्छा बनाना है। वोकेबलरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप उसमें यूज़ करें और अच्छी। और जो कल से मैं इंशाल्लाह आपको एकेडमिक वोकेबलरी पढ़ाऊँगा, 45 यूनिट्स इंशाल्लाह हमारे होंगे कंप्लीट एकेडमिक के। तो वो वोकेबलरी जो मैंने आपको जैसे बताया ना, ट्राई की जगह पर अटेम्प्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, एकेडमिक वोकेबलरी में ट्राई की जगह अटेम्प्ट। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे इन द एंड और टू द एंड की जगह आप सम अप लिख सकते हैं। और इसी तरह काफ़ी सारे आप लिख सकते हैं, कैसे ऑलमोस्ट की जगह आप लिख सकते हैं प्राइमरली, ठीक है ना। इस तरीके से वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ।
एकेडमिक राइटिंग में। ओके, सो सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा हमने देखा एडिंग मोर फ्लेवर, मॉडिफायर, ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे सेंटेंस को हम थोड़ा सा एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ भी ऐड कर देते हैं, तो ये भी चीज़ है। ओके, एडजेक्टिव डेफिनेशन, यू नो व्हाट डिस्क्राइब टेल अस अबाउट नाउन, फॉर एग्जांपल द बिग डॉग बार्क्स लाउडली, ठीक है, जो बिग डॉग है वो बार्क करता है, तो यहाँ पे जो बिग वर्ड है वो आपको पता है एडजेक्टिव है, और ना एक डॉग के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरीके से एडवर्ब होता है। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लाउडली आया है ना, ये भी कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट वो जो एक्शन रिसीव करे। अब देखिए, डॉग चिल्ला रहा है, बस बात खत्म, कोई एक्शन तो रिसीव नहीं हो रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट एक्शन थोड़ी रिसीव कर रहा है, ठीक है, एक्शन हो रहा है, बस रिसीव कोई नहीं कर रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इस तरीके से शी सिंग्स, वो गाती है ब्यूटिफुली, खूबसूरती से। तो अगर मैं कहूँ कुत्ता जो है वो चिल्लाता है, भौंकता है, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात है, सबको पता है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत तो है नहीं, सिंपली तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। वो तो फिर आपको पता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, एक इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इंट्रांजिटिव जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो फिर एक ग्रामर का लेसन है अलग से। ओके, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वो जो है खूबसूरती से गाती है। ओके, तो ये भी हमारे पास एक एडवर्ब आ गया। तो ऐसे एडवर्ब भी आपके पास, यहाँ पे भी एडवर्ब है, यहाँ पे भी एडवर्ब है, यहाँ एडजेक्टिव है। ओके, सो रिलेशन टू पार्ट्स एडवर्ब्स, यू नो स्टोरी टेलर्स फॉर वर्ब्स। एडवर्ब्स अक्सर क्या होते हैं, स्टोरी टेलर्स होते हैं। बहुत बहुत अच्छा ये सेंटेंस है। कैसे वर्ड है, किस तरीके से, कि देखिए यहाँ पे जो था कि वो गाती है, मगर जब हमने लिखा ना ब्यूटीफुली, तो खूबसूरती से गाती है। तो देखें कितना स्टिक एक सेंटेंस बन गया, बहुत अच्छा सेंटेंस बन गया। तो अगर मैं सिंपली लिखता शी सिंग्स, पर लिखा शी सिंग्स ब्यूटिफुली, या शी सिंग्स इन अ वेरी लवली एंड ब्यूटिफुल वॉइस विच अट्रैक्ट टू मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन मेक इट्स वेरी इजी एंड सिंपल सेंटेंस। ओके, द कलरफुल एडजेक्टिव, ठीक है ना, द कलरफुल पैरोट सिंग्स लाउडली। देखें, कलरफुल एडजेक्टिव सिंग्स जो है वर्ब, और लाउडली अगेन एडवर्ब। ओके, लास्ट ये चीज़ हम इंशाल्लाह कल पढ़ने वाले हैं, इसको तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को और काइंड ऑफ सेंटेंस को, वो तो हम कल ही इंशाल्लाह इसको डीपली पढ़ेंगे। इसे क्या देखें, टाइप्स ऑफ सेंटेंस डाइव इनटू वैरायटी, आपको पता है, काइंड ऑफ सेंटेंस आपको पता है, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है ना, अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी और या डिक्लेरेटिव, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं। ये मैंने लिखे नहीं है अभी, तो वो तो इंशाल्लाह उनको कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस सिंपल होते हैं, तीन किस्म के होते हैं, जैसे मैंने आपको भी सिंपल सेंटेंस में पूरी कहानी सुनाई थी सीएसएस वाली। तो सिंपल सेंटेंस ये होता है, सिंपल सेंटेंस मतलब विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। आप सेंटेंस लिखें और अपनी बात मुकम्मल करें। तो जितने ज़्यादा सिंपल सेंटेंस यूज़ करें, सिंपल सेंटेंस की लेंथ बड़ी होती है, ज़रूरी नहीं कि ये जितनी लेंथ आपको दिख रही है ना, इतनी लेंथ जो है ना, ये नॉर्मली हम लिखते हैं स्टोरी वगैरह लिखने के लिए, छोटे छोटे पैराग्राफ जो लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं। वैसे सिंपल सेंटेंस की काफ़ी बड़ी लेंथ भी होती है, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट पार्ट होता है, इन लार्ज ऑफ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के भी अलग अलग पार्ट हैं, सब्जेक्ट के भी अलग अलग पार्ट हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह कल एनालिसिस में पढ़ाऊंगा, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे उसको। तो आपको तो फिर जो ना कंप्लीट एनालिसिस आ जाएगी सेंटेंस की, कि सेंटेंस किस किस चीज़ों से बनता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ग्रामर मैंने पढ़ रखी है कि अगर आप मुझे एक सेंटेंस दोगे तो मैं आपको 2 पेजेस सिर्फ उस सेंटेंस को डिस्क्राइब करते करते मुझे लग जाएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं, क्या हैं, A to Z पूरी की पूरी ग्रामर है। जब आप ग्रामर सीख जाओगे तो आपकी भी इतनी अच्छी एनालिसिस हो जाएगी कि आप एक सेंटेंस को अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि सेंटेंस किन किन चीज़ों से बना है और कितनी चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है ना, सिंपल सेंटेंस, अगर हम इसकी एनालिसिस करते हैं सिंपली क्या होता है कि भाई ये सबसे पहले तो प्रेजेंट डेफिनेट है, ठीक है। दूसरा, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। तीसरी चीज़, ये नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद फिर चौथी चीज़, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट पार्ट है, या और ये जो है ये इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये वर्ब तो है, मगर कौन सा वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और उसके अलावा ये सेंटेंस जो है ये इंडिपेंडेंट क्लोज भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। देखिए कितनी एनालिसिस हम कर रहे हैं, इसको और भी एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है,
ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे से इसको और एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमने पंक्चुएशन यूज़ की है वो आपको पता है, फुल स्टॉप, ओके, राइट। तो और जितना आप इसको एनालाइज करना चाहें कर सकते हैं, जितनी अच्छी आपकी ग्रामर है उतना अच्छा आप एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास, देखिए सिंपल सेंटेंस तो मैंने आपको बता दिया जिसमें, अच्छा सिंपल सेंटेंस में ये आप देख लीजिएगा कि दो वर्ब भी आ सकते हैं, वो तो कल इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वर्ब सिंपल सेंटेंस, ओके। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि दो ऐसे, यानी ये एक सेंटेंस हो गया ना, इसी तरह के ऐसे दो सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो। सेकेंड, द डॉग बार्क्स एंड द कैट हाइड। जो ठीक है ना, जो डॉग जो है भाग करता है, बिल्ली अक्सर छुपती रहती है, या जो चूहे हैं वो छुपते रहते हैं। अब ये देखो, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस भी अलग अलग करोगे तब भी बात ठीक है। चूहे छुपते रहते हैं, ये भी बात ठीक है। जो बिल्ली है वो भागती रहती है, ये भी बात ठीक है। तो इंडिपेंडेंट हो गए। तो टू इंडिपेंडेंट क्लोज ज्वाइन बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक कंजंक्शन आ जाता है, जैसे कि ये एंड जो है वो कंजंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट जो है क्लोज लेते हैं और उसके बाद कॉमा लगाते हैं, ये कॉमा आ गया नीचे, और उसके बाद एक हम कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हैं, और फिर दूसरा एक और सेंटेंस लिखते हैं, वो अलग से इंडिपेंडेंट होता है। ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको कल और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूँगा, क्योंकि कल हम इनकी डीपली एनालिसिस करेंगे। और कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंस, दो या एक डिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट होता है, तो ये फिर बन जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये होता है कि उसमें फिर दो डिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, तो फिर वो बन जाता है। और कल जो इंशाल्लाह हम वापस से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को भी पढ़ेंगे, फ्रेजेस को भी पढ़ेंगे, क्लोजेस को भी पढ़ेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को डीपली एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हमारी होंगी कल। तो कल मैं आपको उसमें कुछ कोमा के रूल्स भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा कि आप कहाँ कोमा यूज़ कर सकते हो, कहाँ आप ट्रांजिशन वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, क्या कहाँ आप ट्रांजिटिव के साथ कोमा कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह वी हैव टू स्टडी टुमारो। Today we just had a general perspective regarding the sentence structure, regarding uh, right, subject verb agreement, sentence structures, verb subject object, subject verb agreement, okay, and other more flavor in sentence. तो सेंटेंस जितना सिंपल बनाए, जितना अच्छा बनाए, जितना लेंथी बनाए, वेरी गुड, अच्छा बनेगा। कॉम्प्लेक्स भी यूज़ किया करें, कंपाउंड भी यूज़ किया। अब जिनको पता है स्टूडेंट्स, वो तो आप कर सकते हैं। बाकी कल इंशाल्लाह इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। टुडे वाज जस्ट अ जनरल पर्सपेक्टिव। ओके गाइस, यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।